हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी कैप्टन अकेडमी। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर और व्याख्या से देख रहे थे। तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 होगा। इसके पहले जो है 3 पार्ट हो चुका है। जिन लोगों ने चैनल पेज पर जो है जिन लोगों ने नहीं देखा उन वीडियो को, चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, आज देखेंगे पार्ट 4 में हम सारी खत्म करने की कोशिश करेंगे। 335 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है अभी आपको देख सकते हैं यहाँ कथन कारक और मिलान से संबंधित बहुत सारे के सारे क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कथन दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, या फिर कथन और कारक दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि सही है या व्याख्या करता है या नहीं करता, इस तरीके से, और मिलान करने से संबंध। तो इसमें इधर 251 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे और सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेंगे। ठीक है, पहला पार्ट आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सरल मिलेगा, जो ऑप्शन वाइज होता है। ठीक है, इसके बाद फिर थोड़ा सा मीडियम, फिर इसके हार्ड तरीके से क्वेश्चन इसमें बनता चला जाता है। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं पार्ट 4। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। 251 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसके पहले 250 क्वेश्चन हो चुका है। नीचे दिए गए कथन है और उनके जो है कारक हैं, और कहा गया है कि इनमें से कौन सा बताना है कि क्या सही है। ठीक है, कथन दिया गया है कि आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली कई मिसाइलों को दुश्मन के विमान या ड्रोन को नष्ट करने के लिए उनसे सीधे टकराने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका कारण दिया गया है क्योंकि इन मिसाइलों में प्रॉक्सिमिटी फ्यूज तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे मिसाइल लक्ष्य के करीब पहुंचते ही हवा में फट जाती है और उससे निकलने वाले छर्रे लक्ष्य को छलनी कर देते हैं। तो अब यहाँ पे बताना है कि इनमें दोनों में क्या सही है क्या गलत है, और अगर सही है तो व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर ए पार्ट इसका राइट। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, और ये क्या है जो है व्याख्या भी करता है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 252 नंबर क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। कुछ इस तरीके से दिया गया, हाल ही के रणनीतिक रक्षा समझौता है और उनसे भागीदार देश हैं, उनको मिलान करना। ठीक है, रक्षा समझौता क्या हुआ, जैसे ICET पहल, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये पहल किस देश से संबंधित है ये बताना है, ये मिलान करना है। ठीक है, तो ये जो हुआ था ये आपका अमेरिका से हुआ था। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा अमेरिका से। राफेल एम लड़ाकू विमान, ये पूछा भी गया है जूनियर स्टेट में। राफेल एम लड़ाकू विमान जो है ये किससे संबंधित है, तो ये फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, फ्रांस से संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 आई टाइप 214 पनडुब्बियाँ, ये किससे जो है ये प्रोजेक्ट संबंधित है, तो ये संबंधित है जो जर्मनी से, जर्मनी हो जाएगा। और इसके बाद रिलॉ समझौता जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ये एक समझौता किससे हुआ है, तो ये रूस से हुआ है, डी का 1 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। इस प्रकार ये समझौता हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 253। क्वेश्चन नंबर 253 दिया गया आपके सामने कि भारत के विदेशी रक्षा सहयोग 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हुए सौदे के तहत भारत की GEF 414 जेट इंजन की 80% तकनीक प्राप्त होती है, जिसका उपयोग तेजस MK2 में किया जाएगा। तो क्या ये कथन सही है, तो बिल्कुल ये कथन सही है, जो कि ये अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हुआ है समझौता, उसके तहत जो है ये जो जेट इंजन है लगभग 80% तकनीक जो है भारत को प्राप्त होगी, जिसका उपयोग तेजस MK2 और AMCA जैसे लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि भारत और जर्मनी के बीच प्रोजेक्ट 75I, ठीक है, के तहत समझौते में जर्मनी भारत को आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की तकनीक हस्तांतरित करेगा। अब क्या ये कथन सही है, क्योंकि अभी मिलान करने में आया था कि प्रोजेक्ट 75I जो है जर्मनी से संबंधित है। अब यहाँ पे भारत और जर्मनी के बीच जो 75I जो समझौता हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि ये हुआ है भारतीय नौसेना के लिए जो है सबमरीन्स के निर्माण से, यानी पनडुब्बी के निर्माण से संबंधित है। अब इसमें क्या बातें कहा गया, आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबमरीन से संबंधित है 75I, और ना कि ये आयरन डोम से, क्योंकि आयरन डोम जो है ये किसकी है, तो ये इजराइल की रक्षा प्रणाली है, मिसाइल रक्षा प्रणाली है, तो गलत हो जाएगा। चलिए, अदिति योजना रक्षा क्षेत्र में डीप टेक तकनीकों को विकसित करने का सदस्य पहले, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अदिति क्या, अदिति का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कि अदिति में टी का क्या मतलब है, अदिति में डी का मतलब क्या है,
तो इसका मतलब है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर है, सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 254 दिया गया है कथन कारण, और यहाँ पे हमें पढ़ के बताना क्या गलत है क्या सही है। कथन है इसका, पढ़ते हैं। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनाती के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा फाइनल किया है। अब क्या यह कथन सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है कथन। इसके बाद दिया गया कि राफेल M जो है 4.5 जनरेशन का अत्याधुनिक नौसैनिक लड़ाकू विमान है, जो विशेष रूप से विमान वाहक पोत से उड़ान भरने और उतरने के लिए डिजाइन किया गया है और मिटियोर जैसी घातक मिसाइलों से लैस है। तो बिल्कुल कारण भी सही बता रहा है, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। चलिए अब देखिए 255 नंबर क्वेश्चन मिलान करने से संबंधित है। यहाँ पे मिलान करना है और बताना है क्या आंसर हो जाएगा। जैसे माइकोलॉजी विज्ञान की शाखा है और अध्ययन का विषय है। माइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? तो माइकोलॉजी में फंजाई मतलब कवक या फफूंद, तो कवक का अध्ययन होता है। तो माइकोलॉजी हो जाएगा आपका 1 और 2। ठीक है। फाइकोलॉजी जो है, फाइकोलॉजी में अगर हम देखें तो ये जो है सूक्ष्म जीवार, सूक्ष्म शैवाल यानी कि एल्जाई संबंध, तो यहाँ पे B51 हो जाएगा। बैक्टीरियोलॉजी में तो सभी को पता है यहाँ पे बैक्टीरिया से संबंधित है, तो C का 4 हो जाएगा। और पैरासिटोलॉजी में आपका पैरासाइट्स यानी कि प्रोटोजोआ परजीवी हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, कथन कारक से संबंधित यहाँ बताना है कथन क्या सही है। दिया गया सूक्ष्म जीवों के व्यवहारिक अनुप्रयोग यानी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की और उनकी संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है कि कृषि सूक्ष्म विज्ञान में राइजोबियम जैसे जीवाणुओं का उपयोग मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है क्या? तो ये कथन एक बिल्कुल सही है, जो राइजोबियम है। ठीक है, राइजोबियम का उपयोग हम क्या करते हैं? ये एक जीवाणु है जो कि ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता और फसल की पैदावार को बढ़ाता है। दूसरा दिया गया है किण्वन यानी फर्मेंटेशन, एक ऐसी तकनीक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीवों द्वारा सरल पदार्थों को अत्यंत जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। तो ये गलत हो जाए, ये उल्टा लिखा हुआ है। फर्मेंटेशन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्मजीव जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे कि शर्करा ग्लूकोज है, इनको सरल कार्बनिक यौगिक जैसे कि अल्कोहल और एसिड में बदलते हैं या फिर तोड़ते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है जिनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल मुख्य रूप से पेप्टिको ग्लाइकान से बनी होती है। तो ये पार्ट सही है। तो 1 और 3 जो है इसमें सही है, बाकी दूसरा गलत था। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 257 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कथन कारक से रिलेटेड है, दिया गया है अभी कथन यहाँ पे क्या दिया गया है कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसका कारण है क्यों? क्योंकि पर्यावरणीय सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत बायोरेमेडिएशन, ठीक है पढ़ लेना, बायोरेमेडिएशन एक तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें सूक्ष्म जीव सीवेज के पानी को साफ करते हैं और खतरनाक प्रदूषकों को प्राकृतिक रूप से नष्ट कर देते हैं। अब क्या ये कथन कारक दोनों सही हैं? तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में फिर मिलान करना है। ठीक है, जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान की विभिन्न प्रक्रियाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और यह प्रक्रिया है और इसका विवरण है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। अब इन तीनों को हमें मिलान करना है। क्या चीज़ें हैं? ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इनकी प्रक्रिया, इनका विवरण कैसे देंगे आप? तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आसपास के खुले वातावरण से डीएनए के टुकड़ों को सीधे सोख लेना, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। तो 1 और 2 है। ट्रांसडक्शन क्या है? तो किसी वायरस के माध्यम से डीएनए का एक जीवाणु दूसरे में जाना, तो उसको कहेंगे ट्रांसडक्शन। और कंजुगेशन जो होता है, ये 2 जीवाणुओं के बीच सीधे संपर्क द्वारा प्लाज्मिड डीएनए का आदान प्रदान करना, तो उसको कहा जाएगा कंजुगेशन। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, जीवाणुओं के सकारात्मक उपयोगों और उनसे होने वाले रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार है। जीवाणुओं के सकारात्मक उपयोग और उनसे होने वाले रोग कथन पर विचार करना और कौन सा कथन सत्य है हमें यह बताना है 259 में। ठीक है, अब पहला कथन दिया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने ई कोलाई जीवाणु के आनुवंशिक गुणों में बदलाव करके इंसुलिन का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें इसी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने ई कोलाई जीवाणु के डीएनए में हेरफेर करके मानव इंसुलिन का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। दूसरा, नींबू में होने वाला सिट्रस कैंकर रोग मुख्य रूप से फंगी यानी कवक के संक्रमण के कारण होता है क्या? तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नींबू में जो ये रोग होता है सिट्रस कैंकर जिसका नाम है, तो ये फंगी के कारण ना होकर ये जो होता है एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा नंबर वाला। बाकी तीसरा है, पर्यावरण सफाई यानी बायो रेमेडिएशन के तहत कुछ विशेष जीवाणुओं का उपयोग समुद्र में फैलाए हुए तेल को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, जो तेल है ये नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। साफ और नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका क्या नाम है? सोडोमोनास ट्यूटिडा, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, समुद्र में जो अगर तेल फैल जाता है तो इसको हम छोड़ देते हैं उस समय, तो ये बायो रेमेडिएशन का काम करता है, उसको साफ करता है, उसको जो है नष्ट करता है। तो आंसर 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पे, आंसर बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 260 दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कारक दिए गए हैं, बताना है क्या है। अभी कथन है, यदि किसी एक जीवाणु में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित हो जाता है तो वो बहुत ही कम समय में अपनी पूरी प्रजाति के अन्य जीवाणुओं को भी यह क्षमता प्रदान कर सकता है। और कारण इसका दिया गया कि जीवाणुओं में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त प्लाज्मिड नामक गोलाकार डीएनए पाया जाता है, जिसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध की जानकारी होती है, और इसे कंजुगेशन प्रक्रिया के माध्यम से सीधे जीवाणुओं अन्य जीवाणुओं में स्थानांतरित करते हैं। अभी कंजुगेशन बताया, क्या हो जाएगा? कंजुगेशन मतलब 2 जीवाणुओं के बीच सीधे संपर्क द्वारा प्लाज्मिड डीएनए का आदान प्रदान करना कंजुगेशन कहलाता है। 260 का आंसर सही है, ए पार्ट दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 261 का हमें यहाँ पे मिलान करना है। चिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न नैनोकण नैनो पार्टिकल्स और उनके विशिष्ट उपयोग का हमें यहाँ पे मिलान करना है, क्या उपयोगिता उनकी। ठीक है, नैनोकण से संबंधित विशिष्ट उपयोग, सिल्वर नैनोकण, गोल्ड नैनोकण और आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स हो गए और लिपिड नैनो पार्टिकल्स हो गए, इनके क्या मतलब है? तो सिल्वर जो नैनो पार्टिकल्स होता है ये शरीर के घाव को जल्दी भरने में जो है और एंटीबैक्टीरियल कोटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड नैनो कण का काम क्या है? तो ये क्या करता है? कैंसर इमेजिंग और शरीर के भीतर ट्यूमर की सटीक पहचान करता है। और आयरन ऑक्साइड जो नैनो कण है ये क्या करता है? एमआरआई स्कैन की स्पष्टता बढ़ाने और लक्षित ड्रग डिलीवरी में उपयोग करा जाता है। और लिपिड जो नैनोकण है ये एमआरएनए आधारित टीकों जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन हो गया, इनकी कोशिकाओं तक सुरक्षित पहुंचाना। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 262, वायरस की संरचना या वायरस मतलब विषाणु, इसकी संरचना और उनके जैविक गुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना हमें। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और इन तीनों कथनों में हमें विचार करके बताना है कि इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए कथन क्या दिया गया है? कथन दिया गया है कि वायरस की संरचना में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ पाए जाते हैं, जो इसे जीवाणुओं से अधिक घातक बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कथन वायरस के बारे में गलत दिया गया, क्योंकि किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं पाया जाता, और यहाँ पे लिखा गया कि दोनों एक साथ पाए जाते हैं। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो केवल डीएनए होता है या तो केवल आरएनए होता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा क्या है कि जीन थेरेपी की उन्नत टेक्निक में वैज्ञानिकों द्वारा वायरस का उपयोग एक वाहक के रूप में किया जाता है ताकि खराब कोशिकाओं तक सही जीन पहुंचाया जा सके। तो ये बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा, मतलब दूसरा तो सही है, तीसरा भी है।
वायरस शरीर के बाहर पूरी तरह से निर्जीव होते हैं, परंतु किसी जीव यानी होस्ट की कोशिका में प्रवेश करते ही वह सजीव की तरह अपनी कॉपी बनाने लगते हैं। तो ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। चलिए ये दिया गया है, ठीक है, 363। नैनो टेक्नोलॉजी के आयाम और चिकित्सा अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि जीरो डी मतलब डायमेंशन मतलब आयाम, ठीक है। जीरो डी नैनो सामग्रियों में तीनों दिशाएं नैनो पैमाने पर होती हैं, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्वांटम डॉट्स है। तो क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है? एक्स वाई जेड जो नैनो पैमाना 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक उस पर सीमित होती हैं दिशाएं, तो ये सही हो जाएगा। वेट नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मुख्य रूप से सिलिकॉन, कार्बन और भारी धातुओं का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का निर्माण किया जाता है। तो गलत हो जाएगा। वेट नैनो टेक्नोलॉजी जो है इसमें जैविक प्रणालियाँ जैसे कि जल है, कोशिकाएं, एंजाइम, डीएनए, ये सभी हैं इससे संबंधित होती हैं। बाकी ये जो सिलिकॉन, कार्बन, भारी धातु है इनका जो प्रयोग किया जाता है तो ये ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो गलत हो जाएगा, ये वेट नहीं है वेट। नैनो मेडिसिन के माध्यम से ब्लड ब्रेन बैरियर BBB को पार करना संभव हो गया है, जिससे भविष्य में अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे मस्तिष्क रोगों का सटीक इलाज हो सकेगा। तो ये कथन बिल्कुल राइट है। करेक्ट आंसर 2, 1 और 3 है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न में मिलान करना। सूक्ष्म जीव विज्ञान की विभिन्न श्रेणियां दिया गया हैं, उनसे विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं, लक्षण दिए गए हैं। तो मिलान करते हैं। चलिए यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये जीव श्रेणी दिया गया है, उनके उदाहरण और लक्षण दिए गए हैं। ठीक है, ईस्ट का मिलान करना। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट की बात करते हैं तो ये एक कोशिकीय कवक है जिसका प्रयोग ब्रेड और शराब उद्योग में किया जाता है। तो ईस्ट का हो जाएगा ए का 3। और जो है प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है? तो ये एक प्रोटोजोआ जो मानव शरीर में मलेरिया रोग का कारण बनता है। तो बी का 1 हो जाएगा। एक्टोपैरासाइट्स की बात करेंगे तो ये शरीर के बाहर रहकर पोषण प्राप्त करने वाले जीव जैसे जूं और पिस्सू होते हैं, उनको कहा जाता है एक्टोपैरासाइट्स। तो दूसरा का सी हो जाएगा। तंतुमय बहुकोशिकीय कवक जिससे पहले एंटीबायोटिक प्राप्त हुई थी उसको क्या कहते हैं? तो उसको मोल्ड कहते हैं। तो डी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 265। कवक की प्रकृति और उनके विभिन्न प्रयोग और प्रभाव के संदर्भ में कथनों पर हमें यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, कवक के बारे में यहाँ पे चीजें दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कवक के बारे में उसको देखते हैं। एक दिया गया पहला कथन इसके बारे में कि कवक जो है स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है। तो क्या ये कथन सही है? तो ये कथन की अगर बात करेंगे तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि कवक जो होते हैं कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण तो नहीं बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है जो कवक में नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये विषम पोषी हो जाएगा, मतलब कि हेट्रोट्रोप्स के अंतर्गत आएगा, ना कि ऑटोट्रोप्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये पोषण के लिए मृत या जीवित कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, फंजाई। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है मनुष्य में होने वाले त्वचा संबंधी रोग जैसे कि दाद और एथलीट फुट और कवक के संपर्क संक्रमण के कारण होते हैं। तो बिल्कुल होता है, ए पार्ट से दूसरा सही है। तीसरा माइक्रोफैब्रिकेशन। माइक्रोफैब्रिकेशन एक आधुनिक तकनीक है जिसमें कवक के धागे जैसी संरचना माइसेलियम का उपयोग करके निर्माण सामग्री तैयार किया जाता है। तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3, जो कि बी पार्ट में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 266। कथन और कार्य दिया गया। कथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दोनों में कवक की अत्यंत महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका होती है। तो बिल्कुल होती है, सही है। क्यों होती है? कारण क्या है? क्योंकि कवक एक बेहतरीन अपघटक यानी डिकम्पोजर्स होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा कर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और साथ ही पेनिसिलियम जैसे कवकों से पेनिसिलिन और
स्पोरिन जैसी महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधियाँ प्राप्त किया था, तो ये भी सही। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है और वही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 267 कथन और कारण को कहा गया है। कथन क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी में बॉटम अप दृष्टिकोण को टॉप डाउन दृष्टिकोण की तुलना में कहीं अधिक सटीक माना जाता है, और कारण है क्योंकि बॉटम अप दृष्टिकोण में प्रकृति के काम करने के तरीके नकल करते हुए व्यक्तिगत परमाणुओं या अणुओं को अपनी इच्छा अनुसार एक एक करके जोड़कर नैनो संरचना का निर्माण किया जाता है। तो अब इसमें क्या सही है क्या गलत है 267 में अगर हम देखें तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 सूक्ष्म जीवों से संबंधित नवीन न्यू रिसर्च और रोगाणु रोधी यानी एमआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इन तीनों कथनों में से बताना है क्या सही है। इन तीनों कथनों में से बताना कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे 268 की बात करते हैं। पहला दिया गया है माइक्रोबियल डार्क मैटर उन 99% सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है जिन्हें प्रयोगशाला में आसानी से विकसित किया जा सकता है, जिनके जीनोम का पूरा अध्ययन हो चुका है। तो क्या ये कथन सही है? तो ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माइक्रोबियल डार्क मैटर उन सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है जिन्हें प्रयोगशाला में पारंपरिक तरीकों से संवर्धित मतलब कि कल्चर या विकसित नहीं किया गया। इसमें क्या किया गया, विकसित किया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। जिनके जानकारी अभी बात करें तो बहुत अधूरी जानकारी इनके बारे में, सीमित है जानकारी, असत्य है। बायो इलेक्ट्रोसिटी के क्षेत्र में जियोबैक्टर जैसे जीवाणुओं का उपयोग करके माइक्रोबियल फ्यूल सेल तकनीक विकसित की जा रही है जो अपशिष्ट जल से बिजली बना सकेगी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा कथन सही है। तीसरा देख लेते हैं। MRSA यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेफ्लाइलोकस औरस एक प्रकार का सुपर बग है जिस पर अधिकांश सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो जाती हैं। तो हाँ, ये एक क्या है, सुपर बग है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 और 3 बिल्कुल राइट है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, केवल 2 और 3। कथन और कारक में बताना है क्या सही है क्या गलत है। अभिकथन दिया गया पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से शैवाल को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बन सिंक माना जाता है, और कारण इसका दिया गया शैवाल पृथ्वी की लगभग 50% ऑक्सीजन पैदा करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रियाओं के दौरान वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। अब क्या कथन कारण में क्या सही है, यहाँ पे 269 के आंसर की बात करते हैं तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। चलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान शब्दावली और विवरण, सटीक विवरण से सुमेलित करना है। शब्दावली है प्रोएंस, वायराइट्स, प्रोबायोटिक्स और बायोरेमेडिएशन। इनका विवरण क्या है, यहाँ पे मिलान करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो ये जो दिया गया है प्रोएंस क्या होता है, तो केवल प्रोटीन से बने संक्रामक एजेंट जिनमें डीएनए या आरएनए पूर्ण का अभाव होता है, तो इसको कहा जाता है प्रोएंस। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, बायोराइट्स की बात करेंगे तो ये क्या है, बायोराइट्स जो होता है ये केवल नग्न आरएनए से बने सबसे छोटे संक्रामक तत्व होते हैं, तो उनको बायोराइट्स कहा जाता है, बी हो जाएगा दूसरा। प्रोबायोटिक्स जो होता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवित सूक्ष्म जीव जो आंतों के स्वास्थ्य सुधारते हैं, तो सी हो जाएगा तीसरा। और बायोरेमेडिएशन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके तेल रिसाव या प्रदूषित मिट्टी को साफ करने की टेक्निक होती है, उसको कहा जाता है बायोरेमेडिएशन। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, भारत में सूक्ष्म जीव विज्ञान के आधुनिक अनुप्रयोग और अभियानों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विचार करते हैं इस पर। पहला कथन दिया गया है इसका, पहला कथन है भारत सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और बिना पर्ची के उनकी बिक्री को रोकने के लिए रेड लाइन अभियान की शुरुआत की है। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन सही है, ये शुरुआत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और दूसरा है कि मानव माइक्रोबायोम केवल मनुष्य के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, मानव के मानसिक स्वास्थ्य पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मानव माइक्रोबायोम जो है न केवल पाचन तंत्र को प्रभावित करता है बल्कि यह जो है गट ब्रेन एक्सिस के माध्यम से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य और मूड पर भी गहरा प्रभाव डालता है, तो इसलिए गलत है।
तीसरा है ठीक है, इडियोना ले सैकेंसिस एक ऐसा विशेष जीवाणु है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा पीईटी प्लास्टिक को खाकर उसे अपघटित करने या नष्ट करने के लिए खोजा गया है। तो पीईटी का क्या है, पॉलीएथिलीन टेराफाइट। ये जो है प्लास्टिक है को खाकर क्या करते हैं, उसको प्राकृतिक घटकों में अपघटित कर देता है या बायोडिग्रेड कर देता है। तो आंसर 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो 1 और 3 सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में मिलान करना है नैनो टेक्नोलॉजी और उसके इतिहास और उससे प्रमुख खोजकर्ताओं के संबंध में हमें मिलान करना है। ठीक है, रिचर्ड फेनमैन जो थे, इन्होंने क्या किया है नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में, योगदान इनका क्या है, रिचर्ड फेनमैन। अगर हम देखें तो इन्होंने जो है काल्टक में देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम नामक भाषण से नैनो विज्ञान की वैचारिक नींव रखी थी। तो ए का 3 हो जाएगा। नोरियो तानीगुची 1974 में इन्होंने क्या किया, इनका क्या योगदान है नैनो टेक्नोलॉजी में। तो इनकी अगर बात करते हैं तो विज्ञान जगत में सबसे पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का आधिकारिक प्रयोग नोरियो तानीगुची के द्वारा ही किया गया था। तो नोरियो तानीगुची हो जाएंगे। सुकियो इजिमा 1991 में अगर हम देखें तो इन्होंने जो है बेलनाकार संरचना वाले असाधारण मजबूत कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऐतिहासिक खोज किया था। और पाल एलिविसाटोस जो है विज्ञान के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स और नैनो क्रिस्टल के निर्माण में अग्रणी कार्य, नैनो क्रिस्टल के जनक माने जाते हैं पॉल एलिविसाटोस। तो डी ऑप्शन इसका राइट है, आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 273 का आंसर बताना यहाँ पे। नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में नवीन खोज के संदर्भ में पहला टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत अलग अलग परमाणु या अणुओं को एक एक करके जोड़कर नैनो संरचनाएं बनाई जाती हैं, जो बहुत सटीक प्रक्रिया है। तो ये क्या गलत है या सही है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच में बड़े बड़े आकार के पदार्थों को काटकर घिस कर या नक्काशी करके नैनो आकार में छोटा किया जाता है। इसके विपरीत अलग अलग परमाणु या अणुओं को एक एक करके अगर जोड़कर नैनो संरचनाएं बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच, इसलिए गलत है। चलिए दूसरा है ग्राफीन जो है ये क्या है, कार्बन की एक परमाणु जितनी पतली परत है, जिसकी खोज 2004 में आंद्रे जीम और कोस्तिया नोवोसेलेव द्वारा किया गया है। तो सही है ये ग्राफीन के बारे में। ठीक है, इन्हें 2010 में इसके लिए भौतिकी का पुरस्कार भी मिला था। MXGen, ठीक है, 2D मटेरियल्स नैनो विज्ञान में खोजी गई एक नई सामग्री है जो विशेष रूप से ऊर्जा भंडारण और उन्नत बैटरी के लिए अत्यधिक प्रभावी है। तो ये भी सही है, आंसर 2 और 3 सही है। तो बी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 274 यहाँ पे क्या पूछा गया, 274 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुए हालिया शोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से क्या सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहला कथन पढ़ते हैं। पहला कथन दिया गया, भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी ने 18,000 टीबी आइसोलेट्स की होल जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी कर ली है, जिससे दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन खोजना संभव हो गया। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, नैनो फाइबर एनकैप्सुलेशन सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसमें केवल रासायनिक कीटनाशकों को एक आवरण में बंद किया जाता है ताकि फसलों को कीड़ों से बचाया जा सके। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नैनो फाइबर एनकैप्सुलेशन सिस्टम केवल रासायनिक कीटनाशकों के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जो केवल शब्द लगा हुआ है यहाँ पे, यहीं पर गलत हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस तकनीक का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे कि जैव कीटनाशक, उर्वरक, पोषक तत्व, ठीक है, दवाओं को नियंत्रित करके धीरे धीरे जो है इसको जारी करने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। तीसरा है, वर्ष 2026 शोध के अनुसार AI की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP तकनीक का उपयोग सूक्ष्म जीवों के बीच होने वाली बातचीत को समझने के लिए किया जा रहा है। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन में से बताना है क्या सही है क्या गलत है, कथन कारक वाला है। अब कथन है, अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में वैज्ञानिक
चंद्रमा या मंगल ग्रह जैसी कठोर परिस्थितियों में मौजूद खनिजों को निकालने के लिए स्पेस बायो माइनिंग की संभावनाओं पर गंभीरता से शोध कर रहे हैं। कारण है क्योंकि मंगल ग्रह जैसी विषम परिस्थितियों में पनपने वाले कुछ विशिष्ट सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके अंतरिक्ष में मौजूद खनिजों का दोहन किया जा सकता है, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए लागत और ऊर्जा दोनों बचाएगा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी का प्रकार दिया गया है और उसके अनुप्रयोग का क्षेत्र दिया गया है। जैसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये आपका प्रयोग किया जाता है कृषि के क्षेत्र में, जैसे बीटी कपास, कीट प्रौद्योगिकी, फसलों का विकास, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है ये आपका आ जाता है जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य में, जैसे इंसुलिन का उत्पादन करना, जीन थेरेपी, ये सभी रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में आपका आ जाता है पर्यावरण संरक्षण, जैसे प्रदूषण को कम करने के लिए बायो रेमिडिएशन का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या सही है? ए का हो जाएगा 2, बी का 3 और सी का 1, तो आंसर ए पार्ट बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन 277, आनुवांशिक के मूल तत्व यानी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे हमें बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तीनों कथन में से क्या सही है। दिया गया मानव शरीर की कोशिकाओं के केंद्रक में आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले 23 जोड़े यानी कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो क्या कथन सही है? बिल्कुल सही। डीएनए मुख्य रूप से एकल धागे वाली संरचना है, जबकि आरएनए डबल हेलिक्स वाली संरचना है। तो ये कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर उल्टा दिया गया। डीएनए जो है दोहरी डबल हेलिक्स वाली संरचना होती है और आरएनए जो होती है वो सिंगल वाली होती है। ठीक है, तो गलत दिया गया। भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 1986 में जैव प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना हुई। तो बिल्कुल कथन सही है, तो केवल 1 और 3 हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है। कथन कारक से संबंधित है। कथन दिया गया है कि जीव विज्ञान में जीन को आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई माना जाता है। कारण इसका दिया गया है कि जीन मुख्य रूप से डीएनए का वह विशिष्ट और कार्यात्मक खंड होता है जो किसी जीव के विशेष लक्षणों जैसे कि बालों की बनावट, आंखों का रंग या ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख खोजों और उनसे संबंधित वैज्ञानिकों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक खोज और तकनीक दिया गया है और वैज्ञानिक दिया गया है। अब यहाँ पे हमें मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोशिका का न्यूक्लियस जो है इस केंद्रक, इसको किसने खोजा? तो ये खोजा गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पीसीआर तकनीक किसके द्वारा खोजा गया है, किसने खोजा है? वैज्ञानिक की अगर बात करेंगे कौन से वैज्ञानिक हैं इससे संबंधित, तो यहाँ पे हो जाएंगे करीमुलिस। ठीक है, और पहला मानव हृदय पर प्रत्यारोपण तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और आनुवांशिक कोड की जो है वैज्ञानिक खोज किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो डी पार्ट हो जाएगा, ये 1 हरिगोविंद खुराना ने किया था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में भी हम मिलान करना है, मिलान नहीं करना है, यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, विज्ञान के ऐतिहासिक घटनाक्रम और खोजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला यहाँ पे दिया गया इसके बारे में कि जेडी वाटसन और एफ.एस.सी. क्रिक ने डीएनए की आणविक संरचना को समझाने के लिए डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। तो क्या यह कथन सही है? तो ये बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था जिसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल सही। तीसरा कथन है डॉली नामक भेड़ की सफलतापूर्वक क्लोनिंग करने का ऐतिहासिक श्रेय जोनास साल को जाता है, जो कि यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डॉली नामक भेड़ सफलतापूर्वक क्लोनिंग किया गया था इसका श्रेय इयान विल्मुट एक महोदय थे, इयान विल्मुट, जिन्होंने खोजा था, मतलब जिन्होंने बनाया था। और इयान विल्मुट और उनकी टीम थी 1996 में रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में था। जबकि जोनास साल की अगर बात करेंगे तो इन्होंने पोलियो की वैक्सीन विकसित की थी।
पोलियो की जो पोलियो जो बीमारी उसकी वैक्सीन उन्होंने बनाया था। 1 और 2 यहाँ पे सही है, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को विज्ञान की दुनिया में आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। कारण क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1865 में आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किया था जो आनुवंशिक के विज्ञान का मूल आधार बने। तो ये सही है दोनों और व्याख्या भी करता है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना जैव प्रौद्योगिकी के उनके कलर कोडिंग वर्गीकरण के संबंध में। कलर कोड और संबंधित क्षेत्र, जैसे कि रेड जैव प्रौद्योगिकी यानी लाल जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है, तो लाल जो जैव प्रौद्योगिकी है ये आपका जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है, तो ए हो जाएगा। नीला जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो ये आपका समुद्री जलीय जीव संसाधन से संबंधित है। सफ़ेद जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो औद्योगिक प्रक्रिया सफ़ेद जीव सी हो जाएगा। औद्योगिक प्रक्रिया में जैसे जिसमें धुआं निकलता है तो धुआं क्या होता है, सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद होता है तो सफ़ेद जैव प्रौद्योगिकी। अब धुआं से रिलेटेड कारखाना और खाना सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। पीला जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो खाद्य प्रौद्योगिकी दिया गया है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 यहाँ पे दिया गया किसके बारे में, किण्वन कर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बारे में कथनों पर विचार करना, मतलब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बारे में हमें विचार करना है। विचार करके हमें इसका सही उत्तर बताना है, ठीक है। पहला दिया गया कि यह पूर्णतया एक वायवीय एरोबिक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, तो क्या ये सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन जो होता है एक अवायवीय यानी अनएरोबिक प्रक्रिया होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, ना कि पूर्णतः वायु में। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव जैसे कि ईस्ट शर्करा को विघटित करके अल्कोहल और गैसों या कार्बनिक अम्लों में परिवर्तित करते हैं, सही है। जिस बड़े उपकरण में नियंत्रित परिस्थितियों में किण्वन की प्रक्रिया कराई जाती है उसे बायोरिएक्टर या किण्वक कहा जाता है, भी सही है। 2 और 3 इसका राइट आंसर है, बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट। किण्वन प्रक्रिया में समाप्त होने वाले औद्योगिक और औषधीय उत्पादों के संदर्भ में हमें यहाँ पे आंसर बताना है। उत्पाद का प्रकार और उदाहरण, जैसे कि एंजाइम से संबंधित उदाहरण क्या है, एंजाइम का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो प्रोटीज और एमाइलेज जो होते हैं ये एंजाइम के उदाहरण हैं। एंटीबायोटिक की बात करेंगे, एंटीबायोटिक की तो इसका कौन सा उदाहरण, तो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन हो जाएंगे एंटीबायोटिक। हार्मोन इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो हार्मोन हो जाता है इंसुलिन, ठीक है, और मानव वृद्धि हार्मोन। और कार्बनिक अम्ल की बात करें साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल होते हैं, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न में भी हमें मिलान ही करना है। जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और उनके योगदान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, वैज्ञानिक के नाम दिए गए, उनके योगदान। कार्ल एरिकी महोदय ने क्या किया था, कार्ल एरिकी के द्वारा अगर बात करें इनका क्या योगदान है, तो इन्होंने वर्ष 1919 में विज्ञान जगत में पहली बार बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये हो जाएगा कार्ल एरिकी यानी कि ए का 3। हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन ने क्या किया, हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन की बात करेंगे, बी का 2 मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ दुनिया की सबसे रिकॉम्बिएंट डीएनए का तकनीक का आविष्कार जो है इन्होंने ही किया था, हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहन। इयान विल्मुट की बात करेंगे तो अभी ऊपर होता है, इयान विल्मुट ने 1997 में डॉली नाम की भेड़ की सफलतापूर्वक क्लोनिंग की थी, सी हो जाएगा। और हावर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट चैन फ्लेमिंग के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए था, तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमत्कारी दवा के रूप में विख्यात पेनिसिलिन की खोज के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अब इस तरीके से आपका क्या है, क्वेश्चन ही नहीं है पूरा, जानिए एक पेनिसिलिन से संबंधित चीज़ें आपकी जैसे इस तरीके दिया गया तो इस तरीके तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन के बारे में यहाँ पे बताना है, हमें विचार करना है, इस पर कथन से संबंधित रिलेटेड दिया गया है।
पहला कथन क्या दिया गया, पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी, 1928 में बताया जा रहा है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा स्टेफिलोकस बैक्टीरिया पर किए जा रहे प्रयोग के दौरान अचानक हुआ था। तो क्या यह कथन सही है? तो कथन की बात करेंगे तो बिल्कुल यह कथन सही है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, प्रयोगशाला में किया था। ठीक है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है उस पर शोध कर रहे थे और आकस्मिक रूप से जो है पेनिसिलिन फंगस का विकास देखा गया, जिसने बैक्टीरिया के विकास को रोक दिया था। दूसरा, इस एंटीबायोटिक को पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक शैवाल से प्राप्त किया गया था। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये एक फंगस है, शैवाल नहीं है, और ये पेनिसिलिन शैवाल से प्राप्त हुआ था। ठीक है, एल्जाई पेनिसिलिन फंगस का विकास देखा गया, जो बैक्टीरिया का विकास रोक दिया गया था। चलिए, इसकी खोज के लिए 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को अकेले चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये भी गलत है, क्योंकि 1945 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नहीं, बल्कि उनके साथ अर्नस्ट बोरिस चैन और हार्वर्ड वाल्टर फ्लोरी को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो यहाँ पे दो गलत है, एक सही है, केवल एक आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 287 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी यही कथन कारक से संबंधित चीजें दी गई हैं और पढ़ के तीनों कथनों में बताना है कि हमें क्या सही है इसमें से। पहला कथन देखते हैं, माइक्रो इंजेक्शन तकनीक के अंतर्गत एक अत्यंत सूक्ष्म सुई का उपयोग करके डीएनए को सीधे निषेचित अंडे के केंद्रक में प्रविष्ट कराया जाता है। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। दूसरा, शाकनाशी सहिष्णु फसलों के खेतों में खरपतवार नाशक दवा डालने पर खरपतवार के साथ साथ मुख्य फसल भी नष्ट हो जाती है। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि शाकनाशी सहिष्णु जो है यह फसलों को इस प्रकार आनुवांशिक रूप से संशोधित किया था कि वह खरपतवार नाशक दवा का सामना कर सकें। तो ये सही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा है, भारत जलवायु परिवर्तन यानी सूखा और गर्मी को झेलने में सक्षम जीव विकसित करने के लिए जीन साइलेंसिंग तकनीक का उपयोग कर रहा है। तो बिल्कुल सही, ये कथन सही है। तो तीसरा, 1 और 3 इसमें सही है, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न में हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वैज्ञानिक और उनके खोज और सिद्धांत से संबंधित मिलान करना, जैसे लुई पास्चर 1876 में इन्होंने क्या खोजा। लुई पास्चर की बात करेंगे तो इन्होंने खोजा है मदिरा किण्वन की विफलता और पाश्चुरीकरण की नींव लुई पास्चर के द्वारा रखा गया। तो ए का 2 हो जाएगा। 1975 का दशक किसके लिए फेमस? 1975 का दशक की अगर बात करेंगे तो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक के लिए हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास किया गया था। तो बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद है गोटलिब हैबरलैंड्स 1902 में इन्होंने क्या खोजा? तो इनके द्वारा ऊतक संवर्धन के जनक हैं। ठीक है, इन्होंने ऊतक संवर्धक किया था, टिश्यू कल्चर के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा FC स्टीवर्ट 1950 इनके द्वारा जो है कोशिकाओं की पूर्ण सख्तता का सिद्धांत दिया गया था। तो सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख तकनीकों और उनके अनुप्रयोग से संबंध में लिखे कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया है, बायोलिंचिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके खनिज का निष्कर्षण किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, खनिज का निष्कर्षण किया जाता है। 1982 में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विकसित कृत्रिम इंसुलिन का उपयोग मुख्य रूप से बौनेपन के इलाज के लिए किया था। तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन का प्रयोग बायोटिक के लिए क्या कहते हैं कि डायबिटिक के लिए किया था। ये इंसुलिन हार्मोन है जो डायबिटिक जो बीमारी होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बौनापन यहाँ पर गलत हो जाएगा। भारत में ऊतक संवर्धन की शुरुआत का श्रेय मुख्य रूप से प्रोफेसर पी माहेश्वरी को जाता है, जिन्होंने विशेष रूप से भ्रूण संवर्धन प्रकार किया था। तो ये सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर भी सही है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन पर विचार करना है, क्या गलत है क्या सही बताना है। अभिकथन, हाइब्रिडोमा तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में सूखा एवं रोगरोधी फसलें विकसित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइब्रिडोमा तकनीक जो है रोगरोधी फसलें विकसित करने के लिए थोड़ी ना कोई तकनीक का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, कोई भी तकनीक इस्तेमाल होगी तो उसको क्या रोग को हटाने के लिए होगा, उसको अधिक उपजाऊ करने के लिए होगा कि उसको कम करने के लिए होगा। ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, हाइब्रिडोमा तकनीक एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है।
जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में अत्यधिक कारगर साबित है, तो ये सही है। तो डी ए गलत है, आर सही इसका, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 291 में हमें ट्रांसजेनिक जानवर और उनसे संबंधित विशिष्टता और उपयोग से संबंधित उनको मिलान करना, इस प्रकार कुछ चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलान करते हैं। ट्रांसजेनिक चूहे, इनकी क्या विशेषता है? तो ट्रांसजेनिक चूहे की बात करते हैं तो ये मानवीय बीमारी जैसे कि कैंसर, एल्जाइमर के अध्ययन के लिए मॉडल के रूप में सर्वाधिक इनका उपयोग किया गया, तो A3 हो जाएगा। रोजी गाय, रोजी गाय की बात करेंगे तो रोजी गाय जो है क्या है? पहली ट्रांसजेनिक गाय जिसके दूध में मानो अल्फा लैक्टिलबुमिन प्रोटीन पाया गया, तो ये B का 4 हो जाएगा। ट्रांसजेनिक भेड़, ट्रांसजेनिक भेड़ की बात करेंगे तो इसका क्या आंसर है? तो इसके दूध से मानवीय रोगों के इलाज के लिए औषधीय प्रोटीन प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा C ऑप्शन, ठीक है। और एक्वा एडवांटेज सैल्मन, ये सामान्य प्रजाति की तुलना में इसके शरीर का विकास दोगुनी तेजी से होता है, तो ये D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या सही है? आंसर यहाँ पे D ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है 292। 292 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया, ठीक है, ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया और हार्मोन संतुलन के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार करना। तो ऊतक संवर्धन, पहला यहाँ पे ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया के बारे में क्या कथन दिया गया है? पहला दिया गया कि ऊतक संवर्धन, ठीक है, ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया और हार्मोन। पहला कथन क्या दिया गया? पहला कथन दिया गया कि ऊतक संवर्धन में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला लोकप्रिय पोषक माध्यम मुराशीगे और स्पूग है। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही। पोषक माध्यम में उच्च साइटोकाइनिन और निम्न ऑक्सिन का अनुपात होने पर पौधे में मुख्य रूप से जड़ों का विकास होता है क्या? तो ये कथन गलत है, क्योंकि हार्मोन बैलेंस का नियम इसके विपरीत काम करता है। उच्च साइटोकाइनिन और निम्न ऑक्सिन का अनुपात होने पर रूट्स नहीं तने का विकास होता है, और उच्च ऑक्सिन और निम्न साइटोकाइनिन का अनुपात होने पर जड़ों का विकास होता है। तो यहाँ पे उल्टा दिया, उच्च साइटोकाइनिन और निम्न ऑक्सिन अगर होगा तो तने का विकास होगा। यहाँ पे किसका क्या कहा गया? जड़। जड़ के लिए हमें उच्च ऑक्सिन और निम्न साइटोकाइनिन चाहिए। तीसरा सही है। कायक संरक्षण तकनीक में, कायक संकरण तकनीक में दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति हटाकर उनके प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज कराया जाता है, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण प्रोमेटो है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिकथन दिया गया भारत सरकार जीनोम एडिट इंडिया प्रोजेक्ट के माध्यम से 10,000 से अधिक भारतीयों को संपूर्ण जीनोम की मैपिंग कर रही है, ताकि भविष्य में भारतीय आबादी के अनुकूल सटीक दवाएं विकसित किया जा सके। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही, ठीक है। कारण है कि जीनोमिक्स के अंतर्गत जब किसी जीव के संपूर्ण DNA का अध्ययन किया जाता है, तो इससे बीमारियों के सटीक कारण और दवाओं के व्यक्तिगत प्रभाव को समझने में अभूतपूर्व जो है मदद मिलती है। ये भी सही है, तो दोनों सही है। व्याख्या भी करता है, C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न मिलान करना है। तकनीक दिया गया है, उनके अनुप्रयोग दिया गया, ठीक है। ऊतक संवर्धन से संबंधित ये तकनीक है, ऊतक संवर्धन से। चलिए मिलान करते हैं। 294 यहाँ पे अगर हम देखें तो एंड्रोजेनेसिस मतलब परागकोश या परागकण का उपयोग करके अगुणित पौधे तैयार करना, तो ये हो जाएगा एंड्रोजेनेसिस। भ्रूणपोष संवर्धन, भ्रूणपोष संवर्धन की बात करेंगे तो त्रिगुणित ऊतक का उपयोग करके बीज रहित फलों का विकास करना, उसको कहा जाता है भ्रूणपोष संवर्धन। कृत्रिम बीज, कृत्रिम बीज की बात करेंगे तो कायिक भ्रूण को सोडियम एल्जिनेट जेल में बंद करके तैयार किया गया उत्पाद, तो C हो जाएगा, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन, ये तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर आनुवांशिक पदार्थों का सुरक्षित संरक्षण जो होता है उसको कहा जाता है, तो ये हो जाएगा D ऑप्शन। आंसर क्या है? यहाँ पे D पार्ट सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। दिया गया, नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए और कारण का पता लगाइए। कथन है क्रिस्पर Cas9 जैसी अत्याधुनिक जीन एडिटिंग तकनीकों ने चिकित्सा जगत में क्रांति लाने के साथ साथ डिजाइनर बेबी जैसी गंभीर वैश्विक नैतिक चिंताओं को भी जन्म दिया है। और कारण इसका दिया क्योंकि क्रिस्पर Cas9 तकनीक वैज्ञानिकों को मानव जीनोम यानी कि DNA में स्थायी और सटीक बदलाव करने की क्षमता देती है।
जिसका दुरुपयोग शारीरिक बनावट और बौद्धिक क्षमता को मन मुताबिक डिजाइन करने में किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये दोनों के बारे में सही है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही भी है और व्याख्या भी करता है। अगले प्रश्न में मिलान करना है कुछ नवीन भारत सरकार की नवीनतम बायोटेक योजना और आधुनिक चिकित्सा पहल योजना और उनका पहल लक्ष्य और क्या होगा, ये सभी चीज़ों से मिलान करना है। जैसे बायोफार्मा शक्ति की बात करेंगे, ये योजना है या पहल है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जो है भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का ग्लोबल हब बनाने हैं तो 10,000 करोड़ का प्रावधान करेगी, तो ये हो जाएगा। युवा योजना की बात करेंगे तो टीयर 2 टीयर 3 शहरों में बायोटेक पार्क और स्टार्टअप्स का विस्तार करना, ये युवा योजना का काम है। CAR-T सेल थेरेपी जो है CAR-T सेल थेरेपी की बात करें तो ये क्या है, तो ये ब्लड कैंसर के इलाज के लिए विकसित स्वदेशी तकनीक जो पश्चिमी देशों से 10 गुना सस्ती है, तो सी हो जाएगा इसका। और वन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो एक दिन एक नए सूक्ष्म जीव के जीनोम को सारणीबद्ध कर नई वैक्सीन बनाने में मदद करना, ये डी का 4 हो जाएगा। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 297 क्वेश्चन है भारत की जैव अर्थव्यवस्था की उपलब्धि और जीनोमिक्स के संदर्भ में विचार करना है, कथन बताना है कि इन तीनों में से कौन से कथन इससे रिलेटेड सही है। ठीक है, दिया गया पहला कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था यानी कि बायो इकोनॉमी 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जिसे वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो कथन ये बिल्कुल सही है। भारत जेनरिक दवाओं की वैश्विक आपूर्ति का 20% हिस्सा अकेले प्रदान करता है, जिस कारण इसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। तो क्या ये कथन सही है, तो बिल्कुल ये कथन सही है। ठीक है, और तीसरा है कि जीनोमिक्स विज्ञान की वो शाखा है जिसमें केवल किसी एक विशिष्ट जीन की कार्यप्रणाली का अध्ययन करा जाता है, जबकि पूरे डीएनए का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। तो ये परिभाषा गलत हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिक्स में किसी एक विशिष्ट जीन का या फिर आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन करा जाता है, और जीनोमिक्स जो है इसमें किसी जीव के पूरे डीएनए का और संपूर्ण संरचना का कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर केवल 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन, तीसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 298 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर इसके बाद इसका आंसर बताना। ठीक है, भारत में जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और उनके अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे बताना है कि पहला कथन इसके बारे में दिया गया है 298 के पहला कथन है परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY के तहत रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैव उर्वरक के उपयोग को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो बिल्कुल ये सही है कथन। दूसरा है कि समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत समुद्री शैवाल का उपयोग जैव ईंधन और नई औषधियाँ प्राप्त करने के लिए करा जाता है, बिल्कुल सही। तीसरा यहाँ पे दिया गया कि जलीय जीवों के स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत मछलियों में होने वाले विषाणु के रोगों की रोकथाम के लिए इमर्सन वैक्सीन यानी जलमग्न टीके विकसित किए गए हैं, तो ये भी कथन इसके बारे में सही। तो यहाँ पे तीनों कथन सही हो जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है इसका राइट हो जाएगा, तीनों कथन सही है। चलिए दूसरा 299 क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया यहाँ पे अब कथन कृषि क्षेत्र में कवक का उपयोग करके बनाए गए खरपतवार नाशक को विशेष रूप से माइकोहर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है, और दूसरा इसका कारण दिया गया कि माइकोहर्बिसाइड मुख्य रूप से ऐसे रासायनिक एजेंट होते हैं जो फसलों के साथ साथ मिट्टी के लाभदायक जीवाणुओं को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। अब क्या कथन सही है इसमें से अगर हम देखें तो कथन तो सही है, लेकिन कारण जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, क्योंकि माइकोहर्बिसाइड की बात करेंगे तो ये रासायनिक एजेंट नहीं होते। ठीक है, ये रासायनिक एजेंट नहीं होते, बल्कि ये प्राकृतिक और जैविक घटक होते हैं, तो इसलिए गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 300 हो गया। अब यहाँ पे हमें 300 में मिलान करना है। ठीक है, आधुनिक जीव विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग के संबंध विभिन्न शाखाओं के संदर्भ में हमें मिलान करना है। शब्दावली अध्ययन का क्षेत्र, जैसे प्रोटियोमिक्स में हम क्या अध्ययन करते हैं, या अध्ययन का क्षेत्र क्या है, इसका कार्य क्या है,
तो इसमें हम करा जाता है अध्ययन जीवों द्वारा उत्पादित प्रोटीनों का अध्ययन। तो ए का 4 हो जाएगा, जो नई दवाओं के विकास में महत्वपूर्ण है। मेटाबोलॉमिक्स, मेटाबोलॉमिक्स में क्या अध्ययन करते हैं? शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं और उनके प्रभावों का विश्लेषण। तो बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद आता है बायोमटेरियल्स, इसमें क्या अध्ययन करा जाता है? तो इसमें अध्ययन करते हैं शरीर में प्रत्यारोपण के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा रिजेक्शन से बचने वाले पदार्थों का विकास किया जाता है, बायोमटेरियल। तो सी का 1 हो जाएगा। शेरी बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि बॉम्बे एक्स मोरी रेशम के कीड़ा है वो आनुवांशिक रूप से उन्नत करके रोग प्रतिरोधी बनाना, इसका इसमें अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, जीनोम एनालिसिस के और अनुवांशिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पे और बताना आंसर क्या सही है। जीनोम विश्लेषण के संदर्भ में जीनोम विश्लेषण की बात करते हैं तो पहला यहाँ पे कथन क्या दिया गया? नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी कि एनजीएस तकनीक का उपयोग किसी जीव, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी एनजीएस तकनीक का उपयोग किसी जीव के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को अत्यधिक तीव्रता और सटीकता के साथ पढ़ने के लिए किया जाता है। क्या? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण और खराब जीवन शैली के कारण होने वाले रोग हैं। तो ये तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। क्योंकि दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि हीमोफीलिया जो है, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक विकार हैं जो जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन खराबी के कारण होते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण नहीं होता। तो यहाँ पे ये गलत था। मानव जीनोम्स परियोजना का ऐतिहासिक लक्ष्य मानव डीएनए के लगभग 3 अरब आधार जोड़ों की मैपिंग करना था। तो बिल्कुल करेक्ट है, 1 और 3 यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हेल्थ केयर बायोटेक के बारे में यहाँ पे और भारत की स्थिति के संदर्भ में बात करना, यहाँ पे बताना है क्या इसमें सही है। तीनों में 3 कथन इसके बारे में, हेल्थ केयर बायोटेक के बारे में दिया गया। पहला कथन ह्यूमिलिन के बारे में है, ठीक है। ह्यूमिलिन जीन अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया कृत्रिम मानव इंसुलिन है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत हो जाएगा। ह्यूमिलिन जो है क्या है? कृत्रिम मानव इंसुलिन नहीं है, क्योंकि ह्यूमिलिन जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसमें क्या बताना कौन सा कथन सही है। तो ह्यूमिलिन जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा ई कोली बैक्टीरिया का उपयोग करके प्रयोगशाला में तैयार किया गया कृत्रिम है, ठीक है। और इसके अलावा दिया गया है कि प्रिसीजन मेडिसिन के अंतर्गत पूरे देश की आबादी के लिए एक ही प्रकार की सामान्य दवा बनाई जाती है, जिसमें मरीज के डीएनए प्रोफाइल को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये कथन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि डीएनए प्रोफाइल को पूरी तरह नज़रअंदाज की कैसे दवा बनाई जा सकती है, ठीक है। प्रिसीजन मेडिसिन जो है एक ऐसा मॉडल है जिसमें मरीज के डीएनए प्रोफाइल, जीन, पर्यावरण से जीवन शैली को ध्यान में रखकर जो है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट किया जाता है। तीसरा कथन है कि भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी की असीम संभावनाओं को देखते हुए इसे आधिकारिक तौर पर एक सनराइज सेक्टर घोषित किया है। तो तीसरा सही हो जाएगा, पहला भी सही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला और तीसरा सही है। आंसर यहाँ पे पहला तीसरा यानी कि सी पार्ट हो जाएगा। पहला तीसरा यानी कि सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर दिया गया बी पार्ट, जो कि गलत है। 2 और 3 सही बताया जा रहा है इसमें, 2 और 3, जबकि दूसरा कथन गलत है। 2 और 3 सही है, तीसरा तो सही है, पहला सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है ऑप्शन में 2 और 3 सही है। प्रिसीजन मेडिसिन, प्रिसीजन मेडिसिन क्या होता है? एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें मरीज के डीएनए और जीन और पर्यावरण जीवन शैली को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत उपचार प्रदान किया जाता है, जबकि इसमें पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, पर्यावरण प्रौद्योगिकी और एनबीडीबी के कार्य क्षेत्र के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे शब्दावली उनके कार्य, जैसे ऑयल जयपर का क्या कार्य है? ऑयल जयपर जो होता है ये समुद्र तल में समुद्र में तेल के रिसाव को साफ करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विशेष बैक्टीरिया है। 1 का 3 है। बायोसेंसर क्या है? बायोसेंसर की बात करेंगे
तो ये पर्यावरण में मौजूद प्रदूषकों की सटीक उपस्थिति का पता लगाने वाला जैविक उपकरण है बायोसेंसर, तो बी का 4 हो जाएगा। सी का 1। सी जो दिया गया जैव प्लास्टिक, यानी कि पौधे के स्टार्च से बना प्राकृतिक रूप से नष्ट होने योग्य, उसको जैव प्लास्टिक कहते हैं। जैव इन्वेंट्री, यानी कि पेटेंट और संरक्षण को आसान बनाने के लिए जीवों और पौधों की डिजिटल सूची तैयार करना, तो उसको जैव इन्वेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है, बी पार्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 304 दिया गया है यहाँ पे, राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड एनडीबीटी की स्थापना और कार्यप्रणाली के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। अब एनडीबीटी के बारे में 3 कथन दिया गया है। पहला कथन यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना 1999 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था क्या? तो बिल्कुल अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या सही है? एनबीडीबी की स्थापना 1999 में हुई थी क्या? तो इसकी स्थापना 1999 में नहीं हुई थी, सॉरी, इसकी स्थापना 99 में हुई थी, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यहाँ पे किसके अंतर्गत स्थापना इसकी बात किया गया है? ये अंतर्गत किया गया था पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि गलत हो जाएगा। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, तो ये सही है। बाकी 1999 सही है, इसकी स्थापना 1999 हुआ था। अगला है, दूसरा है, एनबीडीबी स्वयं सीधे अनुसंधान कार्य नहीं करता, बल्कि ये नोडल एजेंसी है जिसके रूप में विश्वविद्यालय जैसे कि सीएसआईआर, आईसीएआर के माध्यम से परियोजनाओं को लागू करता है, तो बिल्कुल ये कथन सही है। तीसरा कथन है कि इस बोर्ड का पदेनाध्यक्ष भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव होता है, तो बिल्कुल सही। दूसरा और तीसरा सही है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका। चलिए 305 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कथन और कारक, उसको मिलान करना है। अभिकथन दिया गया है, राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड का एक प्रमुख उद्देश्य देश के कच्चे जैव संसाधनों का मूल्य संवर्धन करना है। कारण दिया गया कि मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से कच्चे जैव संसाधनों को उच्च मूल्य वाले औद्योगिक उत्पाद जैसे दवाएं, सौंदर्य प्रसाधन, जैव ईंधन में बदला जाता है, जिससे भारत का एक मजबूत जैव आधारित अर्थव्यवस्था बन सके। अब क्या ये सही है कारण? तो अगर हम देखें तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 306 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के मिशन मोड कार्यक्रम और उनके जो है क्या है विशिष्ट कार्य, उनको हमें करना है मिलान। ठीक है, कार्यक्रम का नाम है जीनोम इंडिया मिशन। जीनोम इंडिया मिशन की बात करते हैं तो ये जो है 10,000 भारतीय नागरिकों के संपूर्ण जीनोम की सिक्वेंसिंग करके आनुवांशिक डेटाबेस तैयार करना जीनोम इंडिया मिशन का काम है। बायोटेक किसान मिशन, इसका काम क्या है? तो लैब में विकसित नई तकनीकें जैसे सूखा रोधी बीज के सीधे किसानों तक, खेतों तक पहुंचाना, तो ये बायोटेक किसान का मिशन है। मिशन नवाचार क्लीन एनर्जी, यहाँ पे अगर हम देखें मिशन नवाचार क्लीन एनर्जी की बात कर रहा है, यानी 2G इथेनॉल और कृषि अपशिष्ट से स्वच्छ जैव ईंधन का उत्पादन करना, तो सी हो जाएगा। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की बात करते हैं तो ये टीकों यानी वैक्सीन और जैव चिकित्सीय उत्पादों के निर्माण, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इसका काम है। तो आंसर यहाँ पे क्या है इसका? डी पार्ट नहीं सही है, ए पार्ट सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, राष्ट्रीय जैव विज्ञान रणनीति के संदर्भ में और जीनोम इंडिया मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 307 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे विचार करना है, बताना कि क्या सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव विज्ञान रणनीति के तहत अनुसंधान और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए देश भर में बायोटेक क्लस्टर्स जैसे फरीदाबाद, बेंगलुरु, कल्याणी विकसित किए गए हैं। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये कथन सही है, पहला कथन। दूसरा है कि जीनोम इंडिया मिशन का नेतृत्व मुख्य रूप से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दिल्ली के द्वारा किया जाता है, तो जो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रायोजित है। मार्च 2024 में भारत सरकार ने 10,000 नागरिकों को जीनोम सीक्वेंसिंग का लक्ष्य सफलतापूर्वक करने की आधिकारिक घोषणा की है, तो सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे राइट है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीनोम जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में मिलान करना है। यहाँ पे उनकी शब्दावली है, उनके कार्य और विवरण दिया गया है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मिलान करते हैं। ठीक है, शब्दावली क्या है? लिगेज या लाइगेज। लाइगेज
क्या कार्य क्या है? लाइगेज के कार्य की बात करेंगे तो ये डीएनए को दो अलग अलग टुकड़ों में आपस में जोड़ने वाला रासायनिक आणविक गोंद है, उसको कहा जाता है लाइगेज। एक और टू हो जाएगा। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया में पाया जाने वाला वृत्ताकार डीएनए जिसका उपयोग वाहक यानी वेक्टर के रूप में होता है, प्लाज्मिड होता है। जीन गन का कार्य क्या है? जीन गन जो अगर बात करते हैं तो जीन गन जो होता है ये क्या है? ये सोने या टंगस्टन के कणों पर लेपित डीएनए को सीधे कोशिका के भीतर फायर करने वाली मशीन होती है, तो सी हो जाएगा इसका। क्रिस्पर कैस9 की बात करते हैं तो ये क्या है? ये वर्तमान विज्ञान की सबसे सटीक जीन एडिटिंग तकनीक है जो डीएनए को सफाई में से बदल सकती है, तो ये होता है क्रिस्पर कैस9। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न में भी हमें मिलान ही करना है। सूची पहल दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में और उनके उद्देश्य या क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या दिया गया? मिलान करते हैं। उन्नति, उन्नति का मतलब क्या? उन्नति का मतलब है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास की पहल को उन्नति के माध्यम से चलाया जा रहा है। और इसके अलावा साथी की बात करें, साथी क्या? शोधकर्ताओं के बीच उच्च स्तरीय शोध उपकरण को साझा करने के लिए बनाई गई पहल है, ठीक है। फिर आ जाता है बायो ई थ्री नीति की बात करते हैं तो ये क्या है? ये अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण पर केंद्रित उच्च मूल्य वाली जैव विनिर्माण नीति है। और डी जो है ये आपका क्या आता है? जैव सूचना विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान पर कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी का संगम जो नई दवाओं के डिजाइन में सहायक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 310, खाद्य एवं पोषण प्रौद्योगिकी और जैव प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है गोल्डन राइस के बारे में, ठीक है। गोल्डन राइस खाद्य फोर्टिफिकेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे विशेष रूप से विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। तो गोल्डन राइस का काम क्या है? विटामिन सी को कमी को दूर करना है क्या? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सत्य कथन बताना में सही कौन सा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि गोल्डन राइस जो है विटामिन ए की कमी को दूर करता है। विटामिन ए बीटा कैरोटीन की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। अगला कथन है जैव प्रक्रिया का उत्पाद विकास के अंतर्गत अपस्ट्रीम प्रक्रिया में उत्पादों का शुद्धिकरण और पैकेजिंग शामिल है जबकि डाउन स्ट्रीम में केवल अनुसंधान कार्य किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अपस्ट्रीम प्रक्रिया में बायो प्रोसेसिंग के पहले चरण में सम्मिलित होते हैं, जैसे अनुसंधान हो गया, कोशिका संवर्धन है, बायोरिएक्टर किट बना है। अब इनमें दोनों में उल्टा कर दिया गया, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया में क्या होता है? बायोरिएक्टर से उत्पाद होने वाले शुद्धिकरण, पृथक्करण, पैकेजिंग होती है, तो ये लिए गलत है। तीसरा यहाँ पे दिया गया कि औद्योगिक एंजाइमों का उपयोग कपड़ों की धुलाई, कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग में व्यावसायिक स्तर के व्यापक रूप से किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही है। औद्योगिक एंजाइम क्या क्या है? जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, इनका उपयोग जो है कपड़ों की धुलाई, कागज उद्योग, चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग में बड़े पैमाने पर किया, तो केवल तीसरा यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल 3। चलिए अगला क्वेश्चन हमें बताना है, कथन कारक से दिया गया है। अभिकथन है कि जीन अभियांत्रिकी यानी जीन इंजीनियरिंग को अक्सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है जो मुख्य रूप से काटो और जोड़ो के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या यह सही है? 311 में तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में वांछित जीन को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी आणविक कैंची का उपयोग किया जाता है और फिर उस कटे हुए जीन को आणविक गोंद की सहायता से एक वाहक के साथ जोड़ दिया जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या भी करता है और सही भी है। आपको यहाँ पे आणविक गोंद का नाम बताना है, जो कि मैंने इसके पिछले देखा होगा पूरा, तो क्वेश्चन में मैंने बताया कहीं ना कहीं, ठीक है। और आणविक कैंची का नाम बताना है, तो दोनों बताना है आपको कमेंट में। चलिए 312, अगर हम देखें तो भारत के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी पार्क और कार्यक्रम के संदर्भ में सुमेलित करना है, पार्क और उनके संबंधित कार्य। चलिए करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जीनोम वैली अब ऑप्शन में यहाँ पे संबंधित एक ही दिया गया, आगे यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ये इस तरीके से
जीनोम वैली क्या है? ये है हैदराबाद में स्थित भारत का सबसे पहला सिस्टमेटिक बायोटेक क्लस्टर, इसको कहते हैं जीनोम वैली। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4। बी क्या था? बी था, हम पढ़ दे रहे, बेंगलुरु हेलिक्स था। बेंगलुरु हेलिक्स मतलब सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट संगम के लिए प्रसिद्ध केंद्र बेंगलुरु हेलिक्स कहा जाता है, तो बी का 4। सी का 1, सी उसमें था इंडो यूएस वीएपी, वीएपी 1982, जिसमें भारत में संक्रामक रोगों के लिए नए टीकों के विकास में सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक है। फिर आ जाता है इसमें जो है आपका बायरेक बायोनेस्ट, BIRAC बायोनेस्ट, ये क्या है? तो ये आपका है देश भर में बायोटेक इनक्यूबेटर्स को सहायता और फंडिंग प्रदान करने वाले प्रमुख सरकारी योजना है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 313 दिया गया, भारत के अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सहयोग और पार्कों के संबंध में विचार करना। आप देखिए वही जो क्वेश्चन अभी मिलान किया गया उसी को कथन के बारे में दे दिया गया, तो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, पहला दिया गया कि बेंगलुरु हेलिक्स जो है, बेंगलुरु हेलिक्स जो है भारत का पहला सिस्टमेटिक बायोटेक क्लस्टर है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया है। क्या? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेंगलुरु हेलिक्स जो है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में, इसलिए गलत है। भारत 2016 में यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन का सहयोगी सदस्य बना, जिससे भारतीय शोधकर्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप और अनुदान प्राप्त करना आसान हो गया, तो ये कथन सही है। तीसरा कथन है, भारत 2020 में ब्रिक्स STI फ्रेमवर्क के तहत एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध और कोविड-19 प्रतिक्रिया सदस्य देशों के साथ जो है महत्वपूर्ण सहयोग किया, तो ये भी सही। तो 2 और 3 यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न में कथन कारक कथन दिया गया है कि यहाँ पे बताना है कि बायोटेक इनक्यूबेटर्स जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते हुए नए स्टार्टअप्स के लिए नर्सरी की तरह काम करते हैं। क्या कथन ये सही है? तो सही है। और क्यों? क्योंकि इनक्यूबेटर्स नए उद्यमियों को तकनीक सलाह और पेटेंट के लिए कानूनी सहायता, शुरुआती फंडिंग प्रदान करते हैं ताकि प्रयोगशाला के सफल परीक्षणों को बाजार के वास्तविक उत्पादों में बदला जा सके, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। चलिए DNA तकनीक के आधुनिक क्षितिज और जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्दावली के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 दिया गया है DNA ऑरिगेमी, पर्यावरण DNA कंप्यूटिंग, आणविक कैची, और यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। तो DNA कंप्यूटिंग क्या है? DNA कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो सिलिकॉन चिप्स के स्थान पर पेटाबाइट्स में डेटा स्टोर करने का भविष्य तकनीक, उसको कहते हैं DNA कंप्यूटिंग। अन्य की बात कर लेते हैं, अन्य यहाँ पे देख लेते हैं। दिया गया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को DNA को विशिष्ट स्थानों से काटने का कार्य करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको हम कहते हैं जो है क्या कहते हैं, दूसरा नंबर डी हो जाएगा आणविक कैंची। ठीक है, आणविक कैंची कहा जाता है इनको, मोलिकुलर सीजर्स। तो आणविक कैंची का ये परिभाषा है, नैनो स्केल पर मशीनें बनाना, सीधे कैंसर कोशिका के भीतर दवा पहुंचा सके। ठीक है, तो ये इसका क्या काम है? तो ये DNA ऑरिगेमी होता है, उसका काम होता है हवा और या पानी के नमूनों को जीवों से पकड़े बिना ही उनकी उपस्थिति का पता लगाना, मतलब कि जो ये हो जाएगा, ये आपका पर्यावरण DNA हो जाएगा, eDNA। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टेम कोशिकाओं से संबंधित है, स्टेम सेल से संबंधित कथन है, उन पर विचार करना है और उनके बारे में बताना है कि कौन से कथन स्टेम सेल से रिलेटेड सही है। स्टेम सेल के अद्वितीय गुण और उनके अनुप्रयोग के संबंध में हमें कथन सही बताना है, क्या क्या कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है स्टेम कोशिकाओं में विभेदन का गुण पाया जाता है, जिसके कारण वह शरीर के हृदय, लीवर या मस्तिष्क जैसे किसी भी विशिष्ट अंग की कोशिका में बदल सकती हैं। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। फरवरी 2026 में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच उन्नत चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए समझौता हुआ है, बिल्कुल सही।
तीसरा है पुनर्योजी चिकित्सा के अंतर्गत नई दवाओं का परीक्षण सीधे मनुष्यों पर किया जाता है, जिससे प्रयोगशाला में विकसित स्टेम कोशिकाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पुनर्वियोजित चिकित्सा जो है मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त ऊतक कहें या फिर अंगों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए स्टेम कोशिकाओं और ऊतक इंजीनियरिंग का उपयोग पर ही आधारित है, ना कि इसमें मनुष्य सीधे क्या है मनुष्यों पर परीक्षण नहीं किया जाता, ना ही स्टेम कोशिकाओं की आवश्यकता को नकारा जाता है। तो केवल 1 और 2 सही है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में कथन कारक से क्वेश्चन दिया गया। कथन दिया गया है कि जापान के वैज्ञानिक शिन्या यामानाका को 2006 में विकसित उनकी आईपीएस सेल्स तकनीक के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्या? तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा है कि शिन्या यामानाका दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1998 में प्रयोगशाला के भीतर मानव भ्रूण स्टेम सेल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर यहाँ पे ए सही है और आर गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलान करना है। स्टेम सेल अनुसंधान की प्रमुख तकनीकें, वैज्ञानिक और उनसे संबंधित शब्दावली। शब्दावली कुछ इस तरीके से दिया गया है, वैज्ञानिक के नाम भी दिए गए हैं और इनसे संबंधित काम इधर दिया गया है, ठीक है, इनका योगदान। तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, आईपीएससी दिया गया था, पहला ए पार्ट दिया गया था क्या, आईपीएससी प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। बी पार्ट में दिया गया है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। सी पार्ट में क्या दिया गया, सी पार्ट में क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन। और आगे डी पार्ट में दिया गया है डॉक्टर वी एस सांगवान, ठीक है। ये चारों ऑप्शन आपके थे। अब यहाँ पे इनके योगदान क्या है, कार्य क्या है, संबंधित तथ्य क्या है। तो आईपीएससी की बात करते हैं तो यह सामान्य त्वचा या रक्त की कोशिका को रीप्रोग्राम करके उसे वापस भ्रूण जैसी स्टेम सेल में बदलने की तकनीक को आईपीएससी कहा जाता है। तो ए पार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया यहाँ पे पी वेणुगोपाल, यानी डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने क्या किया, इन्होंने एम्स में स्टेम सेल केंद्र की नींव रखी, हृदय की मांसपेशियों की मरम्मत के लिए स्टेम सेल इंजेक्शन का परीक्षण किया। तो ये बी हो जाएगा। फिर एक क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल नाइट्रोजन में कोशिकाओं को दशकों तक सुरक्षित रखने की तकनीक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। वी एस सांगवान की बात करेंगे तो नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में SLAT तकनीक का विकास, जिससे खराब आंख में स्टेम सेल उगाए जाते हैं, इन्होंने ये काम किया था। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, डी का 3 हो जाएगा। आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टेम कोशिकाओं के प्रकार और स्टेम सेल बैंकिंग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। और कथन आपके सामने दिया गया है, तीनों कथन में बताना है कि क्या क्या कथन कौन से सही है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं स्टेम सेल से संबंधित। पहला कथन है भ्रूण स्टेम सेल की प्रकृति प्लूरिपोटेंट होती है, जिसका अर्थ है कि वह शरीर की किसी भी विशिष्ट कोशिका में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है। तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये कथन सही है, सत्य कथन ही बताना है। दूसरा कथन है कि भारत में स्टेम सेल अनुसंधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और नैतिक नियम मुख्य रूप से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किया जाता है। तो दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन है यहाँ पे गर्भनाल रक्त बैंकिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से किसी वयस्क व्यक्ति की अस्थि मज्जा से स्टेम सेल निकाल कर उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। गर्भनाल रक्त बैंकिंग के अंतर्गत शिशु के जन्म के समय उनकी गर्भनाल या प्लेसेंटा से स्टेम सेल एकत्र करके सुरक्षित किए जाते हैं। वयस्कों की अस्थि मज्जा से निकाले गए स्टेम सेल इनके अंतर्गत नहीं आता। तो 1 और 2 सही है, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया यहाँ पे कथन और कारक। कथन है कारक बताना है, गलत है सही है। अब कथन दिया गया अपराध विज्ञान यानी फॉरेंसिक्स में अब घटना स्थल से प्राप्त खून की एक छोटी सी बूंद या एक बाल से भी अपराधी की सटीक डीएनए प्रोफाइलिंग करना संभव हो गया। तो क्या यह सही है, बिल्कुल सही है। कारण है कि पीसीआर तकनीक का उपयोग करके अत्यंत सूक्ष्म डीएनए नमूनों को प्रवर्धित एम्पलीफाइड किया जा सकता है, जिससे विश्लेषण के लिए डीएनए की पर्याप्त मात्रा लाखों प्रतियां इसकी प्राप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है संभव हो पाया। तो कथन कारक दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेम सेल अनुसंधान से जुड़े हुए वैज्ञानिक और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित हमें मिलान करना है। 321 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
15 क्वेश्चन और हैं, फिर इसके बाद करते हैं इसको वीडियो को एंड। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मिलान करना दिया गया है इन्वेस्टम बेंगलुरु इनस्टेम, ठीक है, इनस्टेम बेंगलुरु की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक ऑटिज्म और सिजोफ्रेनिया जैसे गंभीर मस्तिष्क विकारों का स्टेम सेल के माध्यम से शोध करता है। एल.वी. प्रसाद आई इंस्टीट्यूट क्या करता है, तो ये जो है क्या करता है, सिस्टम सेल का उपयोग करके 30,000 से अधिक सफल कार्नियल सर्जरी करने वाला दुनिया का एकमात्र केंद्र बन गया है। डॉक्टर ज्योत्सना धवन की बात करेंगे तो इन्होंने क्विसेंट या विश्राम अवस्था वाले स्टेम सेल पर ऐतिहासिक शोध किया है। और सीएमसी वेल्लोर की बात करेंगे तो गठिया और रीढ़ की हड्डी के चोटों के लिए मेसन काइमल स्टेम सेल का उपयोग यहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टेम सेल के क्षेत्र में हमें बताना है हालिया उपलब्धि जो 2025-26 और नैतिक नियमों के संदर्भ में कथन को से बात करनी है, कथन देख के हमें बताना है कि क्या सही है इन तीनों कथनों में। चलिए 322 नंबर क्वेश्चन, पहला कथन है यहाँ पे इसके बारे में कि 3D बायो प्रिंटिंग तकनीक के तहत स्टेम सेल को इंक के रूप में इस्तेमाल कर प्रयोगशाला में कृत्रिम त्वचा यानी 3D बायो प्रिंटेड स्किन बनाई जा रही है। क्या यह कथन सही है, तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग यानी इंसान का क्लोन बनाना को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है क्या, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लोनिंग बनाना, मानव की क्लोनिंग बनाना अभी जो इसकी कानूनी सख्त कानूनी पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बैन लगा हुआ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग नहीं कर सकते। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार करते हुए लैब ग्रोन मीट विकसित किया जा रहा है जिसमें जानवरों के स्टेम सेल का उपयोग होता है, तो ये कथन सही है। आंसर 1 और 3 दोनों सही है, तो 1 और 3 सी पार्ट में आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न में हमें कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन, इसको बताना है क्या सही है क्या गलत। दिया गया अभिकथन की विज्ञान की दृष्टि से प्रकृति में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चे क्लोनिंग का ही एक प्राकृतिक उदाहरण माने जाते हैं और कारण इसका है क्लोनिंग मुख्य रूप से एक अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें किसी जीव के डीएनए का उपयोग करके उसका एकदम हूबहू आनुवंशिक प्रतिरूप तैयार किया जाता है। क्या कथन सही है इसका, अगर हम देखें तो ये दोनों सही है और दोनों व्याख्या करता है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोनिंग के इतिहास में प्रकार भारतीय उपलब्धियां के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा आंसर। चलिए इयान विल्मुट और कीथ कैंपेबल ने क्या किया था, इयान विल्मुट और कीथ कैंपेबल ने क्या किया था, तो इन्होंने वर्ष 1996 में डॉली नामक भेड़ या पहला स्तनधारी क्लोन का सफलतापूर्वक निर्माण किया। SCNT सुमेट्रिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ये क्या है, ये क्या है, बी पार्ट में जो दिया गया है, तो ये एक क्लोनिंग का वो प्रमुख तकनीक जिसमें एक खाली अंडाणु में कायिक कोशिका के केंद्रक डाला जाता है, तो SCNT कहा जाता है, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सीय क्लोनिंग क्या है, चिकित्सीय क्लोनिंग की बात करते हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का जो है अंग विफलता जैसी बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोगशाला में केवल स्टेम सेल तैयार करने की प्रक्रिया चिकित्सीय क्लोनिंग कहा जाता है। गरिमा 2009 की बात करेंगे तो NDRI करनाल द्वारा तैयार की गई दुनिया की पहली क्लोन भैंस का नाम क्या है, गरिमा, तो डी हो जाएगा। इस प्रकार आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में हमें कथन कार्य दिए गए उनको आंसर बताना है। 325 अब कथन है मानव भ्रूण क्लोनिंग के माध्यम से प्रयोगशाला में हृदय या लीवर जैसे अंग विकसित करने पर मरीज का शरीर प्रत्यारोपण के दौरान या ट्रांसप्लांट के दौरान अंगों को रिजेक्ट नहीं करता, तो बिल्कुल सही है। जो क्लोनिंग करा जाता है उससे जो बनते हैं बनाए जाते हैं अंग उसी के DNA का होता है, इसलिए रिजेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि क्लोनिंग प्रक्रिया में विकसित किए गए ये अंग सीधे तौर पर उसी मरीज के अपने स्वयं के DNA का उपयोग करके बनाए जाते हैं जिससे शरीर की प्रतीक्षा प्रणाली उन्हें बाहरी खतरा नहीं मानती। तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पे आंसर बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न में मिलान करना है। नूरी 2012 संबंधित तथ्य, ये क्या है, नूरी 2012, नूरी 2012 की बात करते हैं तो ये एक क्या है, ये एक विज्ञान कश्मीर के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई दुनिया की पहली क्लोन पश्मीना बकरी का नाम नूरी 2012 है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा विल्हेम जॉनसन की बात करेंगे। विल्हेम जॉनसन जो है इन्होंने विज्ञान जगत में आनुवांशिक तत्वों के लिए सबसे पहली बार जेन शब्द का प्रयोग किया था।
फिर है थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने क्या किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है यह सिद्ध किया कि जीन हमेशा गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं। तो ये हो गए थॉमस हंट मॉर्गन। वाहक की बात करेंगे तो जीन थेरेपी स्वस्थ जीन को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला माध्यम जैसे कि वायरस। तो यहाँ पे ये डी हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यहाँ पे जीन की संरचना और भारत में क्लोनिंग से जुड़े कानूनों के संदर्भ में हमें बात करनी है और 3 कथन दिया गया उससे रिलेटेड बात करनी है, ठीक है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। पहला कथन है जीन मुख्य रूप से 4 रासायनिक आधार यानी बेस के क्रम से बने होते हैं जिन्हें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल ये कथन सही है। जीन मुख्य रूप से 4 रासायनिक आधार हैं जिस पर बना होता है और ये चारों के नाम दिया गया है। दूसरा है भारत सरकार ने मानव अंगों की कमी को दूर करने के लिए प्रजनन मानव क्लोनिंग को पूर्ण कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। तो पूर्ण कानूनी मान्यता प्रदान नहीं किया गया, ये गलत हो जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है। जीन थेरेपी में किसी अनुवांशिक बीमारी को ठीक करने के लिए दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन से बदला जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सही है, 1 और 3 सही है, डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कथन कारक मिलान करना है, बात करना है। अब कथन दिया गया कि जीन थेरेपी को थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी अनुवांशिक बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी तकनीक माना जाता है जो बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। और इसका कारण है कि जीन थेरेपी में दवाओं की तरह केवल बीमारी के लक्षणों को नहीं दबाया जाता बल्कि वाहक का उपयोग करके बीमारी का मूल कारण बनने वाले दोषपूर्ण जीन को ही एक स्वस्थ जीन में बदल दिया जाता है। तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। चलिए अगले प्रश्न में मिलान करना है हमें। फसल विशिष्ट एनबीपीजीआर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो है क्या हो जाएगा, ये अत्यधिक दुनिया के सबसे बड़े जीन बैंकों में से एक जहाँ बीजों को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो ये एनबीपीजीआर नई दिल्ली है। जीएम सरसों की बात करते हैं। जीएम सरसों क्या है, तो जीएम सरसों जो है ये आपका हो जाएगा बार्नेस और बार स्टार जीन तकनीक का उपयोग करके विकसित हाइब्रिड फसल इस्तेमाल किया जाता है। तो जीएम सरसों वही है, ठीक है। इसके बाद जीएम रबड़ और गोल्डन राइस। जीएम रबड़ और गोल्डन राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं जीएम रबड़। जीएम रबड़ की बात करें तो अत्यधिक ठंड जैसी प्रतिकूल जलवायु से सहने के लिए विकसित जिसका पहला पौधा असम में लगाया गया, ये जीएम रबड़ है। और गोल्डन राइस की बात करते हैं तो दुनिया में, ठीक है, कुपोषण से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जिसमें विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है वो गोल्डन राइस है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट। चलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड के लाभ नुकसान और भारत में उनकी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना और बताना कि इनमें से कौन से कथन जो है सही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो होता है वो हमें किस प्रकार लाभ देता है या नुकसान है, और भारत में उनकी इस वर्तमान स्थिति के बारे में बात करनी है। पहला कथन है पर्यावरणविदों के अनुसार जीएम फसलों की खेती से जुड़ा एक बड़ा पर्यावरणीय जोखिम सुपरवीड्स यानी कि ऐसे अजैव खरपतवारों का जन्म लेना है जिन्हें नष्ट करना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वर्तमान में भारत सरकार ने जीएम सरसों और बीटी बैंगन दोनों को पूरे भारत में किसानों के लिए व्यावसायिक खेती है तो पूर्णतः अनिवार्य और स्वीकृति कर दिया गया है। तो गलत है क्योंकि बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर स्थगन लगा हुआ है भारत में। वर्तमान में भारत में केवल गैर खाद्य जीएम फसल बीटी कॉटन ही व्यावसायिक खेती की पूर्ण अनुमति है, ठीक है। जीएम सरसों के पर्यावरण से परीक्षण को स्वीकृति मिली लेकिन बीटी बैंगन और जीएम सरसों दोनों को व्यावसायिक खेती के लिए पूर्णतः अनिवार्य और स्वीकृति नहीं किया गया है, इसलिए गलत है। भारत में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो एनबीपीजीआर बीजों को भविष्य में संरक्षित करने में -20 डिग्री तापमान का उपयोग करता है। तो ये सही है। आंसर 1 और 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। कुछ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग दिया गया है और डीएनए बैंक दिया गया है, उनसे जुड़े वैज्ञानिक और संदर्भ में सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर है वैज्ञानिक और संस्थान संबंधित तथ्य दिया गया है। वैज्ञानिक की बात करें डॉक्टर लाल जी सिंह हैं, इन्होंने क्या किया था। डॉक्टर लाल जी सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने भारत में डीएनए प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग का जनक माना जाता है इन्हें, ठीक है। सीडीएफडी की स्थापना इन्होंने की। एलेक्स जेफरीज की बात करेंगे। एलेक्स जेफरीज की बात करते हैं
तो इन्होंने विश्व स्तर पर 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक से ऐतिहासिक खोज की। अब वैश्विक स्तर पर पूछा जाएगा तो एलेक जेफरीज, और भारतीय स्तर पर अगर देखा जाएगा तो लालजी सिंह। फिर आ जाता है सीसीएमबी हैदराबाद, सी पार्ट। सीसीएमबी हैदराबाद ये हो जाएगा भारत और एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वन्यजीव डीएनए बैंक यहाँ स्थापित किया गया है। और बीएचयू बनारसी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण ह्यूमन डीएनए बैंक की स्थापना एक ही दिशा में कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, आधुनिक कृषि में जीएम और जीनोम एडिटेड फसलों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे हमें विचार करके आंसर बताना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला दिया गया जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटेड जीई फसलों में मुख्य रूप से किसी बाहरी जीव का डीएनए डाला जाता है, जबकि जीएम फसलों में पौधों के अपने ही जीन को संपादित किया जाता है। क्या ये कथन सही है? तो अगर हम देखें तो कथन एक जो है क्या है, गलत है, क्योंकि परिभाषाओं में यहाँ बदल दिया गया है। जैसे जीएम फसल जो है में किसी बाहरी जीव का डीएनए डाला जाता है, और जीनोम एडिटेड में होता है फसलों के बिना किसी बाहरी डीएनए को शामिल किए पौधे को अपने ही मौजूद जीन को संपादित किया जाता है। सांबा मंसूरी चावल एक हालिया जीन एडिटेड किस्म है जो कम पानी में उपजने और रोगों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होने के लिए जानी जाती है। तो ये सही है। हर्बिसाइड टॉलरेंट फसलों के उपयोग से खेतों में नो टिल फार्मिंग को बढ़ावा मिलता है, जिससे फसल क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम होता है। तो ये भी सही है। तो केवल 2 और 3 सही है, बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कथन कारक दिया गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से दुनिया में किन्हीं भी 2 इंसानों यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों को भी 100% सटीकता के साथ अलग अलग पहचाना जा सकता है। तो अगर हम देखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो दे दिया गया है कि जुड़वा बच्चों को 100% सटीकता के साथ अलग अलग पहचाना जा सकता है, जो कि गलत है, क्योंकि और सब हैं, बाकी जुड़वा बच्चे का डीएनए सेम होता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। चूँकि जुड़वा बच्चे का निर्माण एक ही निषेचित अंडे से विभाजन से होता है, जिसके कारण उन दोनों बच्चों का डीएनए बिल्कुल एक समान होता है। तो देखिए ये कारण सही है। ठीक है, तो कारण सही है, ये गलत है, सी पार्ट सही हो जाएगा। चलिए अब मिलान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रयोगशाला से संबंधित चीज़ों से मिलान करते हैं। तकनीक है पीसीआर तकनीक। पीसीआर तकनीक का काम क्या है? तो पीसीआर जो है ये क्या है? ये डीएनए की मात्रा को बहुत कम होने पर उसकी लाखों प्रतियां बनाने वाली तकनीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की अगर बात करते हैं तो ये जो है क्या है, डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटकर छोटे टुकड़ों में विभाजित करने वाला रासायनिक एंजाइम है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियेज उसको कहते हैं। इसके बाद आता है विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन जो है क्या है? विद्युत प्रवाह का उपयोग करके डीएनए के टुकड़ों को उनके आकार के अनुसार अलग करने की प्रक्रिया होती है। और साधारण ब्लॉटिंग की बात करेंगे, कटे हुए डीएनए टुकड़ों को एग्रोज जेल से एक नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार यह आंसर इसमें क्या है? सी ऑप्शन सही है। चलिए आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, यहाँ पे विशिष्ट डीएनए विश्लेषण तकनीक और भारत के नियामक संस्थाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। चलिए विचार करते हैं। 335 नंबर क्वेश्चन, मतलब टोटल इसमें 335 क्वेश्चन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसको अगर आप 2-3 बार देख लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन हमें लगता है कि नहीं आना चाहिए। चलिए पहला है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एमटीडीएनए विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्राप्त डीएनए केवल पिता के संतान में स्थानांतरित होता है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल माता के संतान में स्थानांतरित होता है। ठीक है, मात्र वंशानुक्रम, ना कि पिता में। यहाँ पे पिता दिया गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मुख्य रूप से डीएनए के उन हिस्सों का विश्लेषण किया जाता है जो हर व्यक्ति में भिन्न होते हैं, जिन्हें वीएनटीआरएस वेरिएबल्स नंबर्स टैंडम रिपीट्स कहा जाता है। सही है। भारत में किसी भी जीएम फसल के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देने वाली सर्वोच्च नियामक संस्था जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोवल कमेटी है, जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे कथन सही है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका। ठीक है, चलिए तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।